क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2024 में लाइव प्रोसेस से कुल 4 प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं। और ऑन एवरेज आप मान के चलिए कि हर चैप्टर से लगभग 5 to 6 मार्क्स के प्रॉब्लम आते हैं। अगर कोई चैप्टर थोड़ा सा लेंथी होगा तो उसके 1-2 नंबर और एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइव प्रोसेस से 4 प्रॉब्लम्स आए हुए हैं उसमें से 2 प्रॉब्लम आपके ऑब्जेक्टिव में आए हुए हैं, एक प्रॉब्लम 2 मार्क्स में आया हुआ है और एक प्रॉब्लम 3 मार्क्स में आया हुआ है। यही टोटल कुल 7 मार्क्स के प्रॉब्लम इस चैप्टर से हैं। तो सारे प्रॉब्लम कौन कौन से हैं और उनका आंसर क्या होगा, चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में है और वो प्रॉब्लम था स्टोमेटा क्लोजेस व्हेन। यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि स्टोमेटा कब क्लोज रहता है। तो पहला है इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम, तो उस टाइम पे स्टोमेटा ओपन होना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन नहीं चलेगा। इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत फोटोसिंथेसिस में नहीं होगी, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि शाम के टाइम पे, मतलब कि आप नाइट बोल सकते हो, जब सनलाइट नहीं रहता, उस कंडीशन में फिर कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट उस प्लांट को नहीं रहती। इसलिए इवनिंग से जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज होने स्टार्ट हो जाते हैं और पूरी रात वो क्लोज रहेंगे। फिर जैसे ही यहाँ पे सनलाइट आता है फिर वो ओपन हो जाते हैं। मतलब कि जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। तीसरा है वाटर फ्लो आउट ऑफ द गार्ड सेल। जब वाटर गार्ड सेल से बाहर निकल जाएगा, तो आपने स्टोमेटा का जो फिगर देखा होगा उसमें आपने देखा होगा ये गार्ड सेल आपका है। जब गार्ड सेल के अंदर टर्गर प्रेशर बढ़ता है, टर्गर प्रेशर मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर आप कह सकते हो, आप इसको वाटर प्रेशर भी बोल सकते हो। जब बढ़ता है उसी टाइम पे जो स्टोमेटा होगा वो ओपन होगा। ठीक है, अब ये वाटर प्रेशर या टर्गर प्रेशर बढ़ेगा कब? जब वाटर गार्ड सेल के अंदर सराउंडिंग से एंटर करता है। ठीक है, मतलब जब वाटर गार्ड सेल के अंदर एंटर करेगा तो स्टोमेटा ओपन होगा। यहाँ पे कह रहा है कि कब वो क्लोज होगा, जब वाटर फ्लो कर जाता है आउटसाइड गार्ड सेल से, तो उस टाइम पे स्टोमेटा श्रिंक कर जाएगा। क्योंकि जो गार्ड सेल होता है उसका प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से गार्ड सेल श्रिंक करेगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ये थर्ड वाला ऑप्शन भी आपका चलेगा, जब वाटर फ्लो करेगा आउट ऑफ द गार्ड सेल। चौथा है व्हेन वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल। जब वाटर गार्ड सेल के अंदर फ्लो करता है तो आपका जो स्टोमेटा होता है वो ओपन हो जाता है, ये नहीं चलेगा। इसलिए ऑप्शन आपका सेकंड और थर्ड सही होगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट। तो एक प्रॉब्लम ये था और एक प्रॉब्लम इसी ऑब्जेक्टिव में था एसर्शन रीजन से, तो चलिए उसको देख लीजिए। तो इसमें एसर्शन है द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका ब्रीथिंग रेट टेरेस्ट्रियल से ज्यादा होता है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। और रीजन बोल रहे हैं द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है वाटर के अंदर वो कम रहता है, इसी वजह से जो ब्रीथिंग रेट होता है एक्वेटिक एनिमल्स का वो हाई रहता है। तो यहाँ पे वेरी हाई जो कंसंट्रेशन लिखा हुआ है वाटर में, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए लिखना है कि एसर्शन ट्रू है और रीजन यहाँ पे है फॉल्स। ठीक है, चलिए, तो ये 2 प्रॉब्लम हो गए ऑब्जेक्टिव के। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे पूछा हुआ था आपसे 2 मार्क्स में, चलिए उसको देखते हैं। स्टेट द रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे 4 का अलग अलग रोल पूछा हुआ है और नंबर कितने हैं, केवल 2। यानी सबके आपके हाफ हाफ मार्क्स लगेंगे और लिखना पड़ेगा कम से कम 2 से 3 लाइन। इसलिए कितना बड़ा प्रॉब्लम ये बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, इसलिए आपको एक एक टॉपिक को मैं बोलता हूँ कि ध्यान से पढ़ना है और उसको डिटेल में आपको पढ़ के रखना है। तो पहला है रोल ऑफ HCl। तो जो HCl होता है वो क्या होता है, जब स्टमक के अंदर रिलीज होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड से, तो उसी गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो आपका एंजाइम होता है पेप्सिनोजेन, वो पेप्सिनोजेन होता है इनएक्टिव, तो इसको ये एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो पहला आप लिख देना इट एक्टिवेट द एंजाइम पेप्सिन। दूसरा, इसके अलावा जो मीडियम होगा फूड का उसको ये एसिडिक बनाता है। और तीसरा, जो भी जर्म्स होते हैं फूड के अंदर उनको किल्स करता है। तो ये इसके 3 फंक्शन हो गए जिनको आपको पॉइंट वाइज लिखना होगा। ये नहीं कि आधे नंबर का है तो आप एक पॉइंट लिख के चले जाओगे। ठीक है, आपको सारे पॉइंट लिखने हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका सेकेंड पार्ट है विली का रोल क्या है। ठीक है, तो जो विली होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में पाया जाएगा। और इनर लाइनिंग में जब ये पाया जाता है तो ये अंदर का जो सरफेस एरिया है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इस तरीके से ये विली प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और इन सारे विलीज के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, अंदर की जो लाइनिंग होती है उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए एब्जॉर्प्शन की रेट को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा नंबर में विली प्रेजेंट रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब तीसरा है एनल स्फिंक्टर। जो स्फिंक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ डिस्क लाइक मस्कुलर वाल होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं किसी भी ट्यूब के अंदर, और वो उसको ओपन और क्लोज करने का काम करते हैं। मीन्स इट इज जस्ट लाइक अ डोर या फिर विंडो कह लो। तो यहाँ पे जो एनल होता है उसके सराउंडिंग में ये एनल इंस्पेक्टर पाए जाएंगे जो कि आउटर इनर दो टाइप के होते हैं। और ये जो कोलन होता है क्लोनन को ओपन और क्लोज करते हैं। तो जब किसी का अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल एनल के अंदर आता है तो कोलन में वो लॉन्ग टाइम के लिए क्या होता है, स्टोर किया जाता है। और उसके अंदर जो भी मटेरियल्स होंगे, वाटर होंगे, उनका रीएब्जॉर्प्शन होगा। रीएब्जॉर्प्शन के बाद जो एनल इंस्फिंक्टर होगा वो ओपन होगा और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसको बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो स्फिंक्टर होगा वो यहाँ पे आउटर इनर दिखाया गया है, यही अभी इस समय ओपन कंडीशन में दिखाया गया है। जब ये क्लोज होगा तो इसके अंदर स्ट्रेच होगा, ये दोनों इस तरीके से शिफ्ट करेंगे और पूरा इस कोलन को क्लोज कर देंगे। और फिर पूरा जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है यहीं पे प्रेजेंट रहेगा। इसके अंदर जो भी वाटर और बाकी चीजें होंगी वो रीएब्सॉर्ब होंगी। और जब इसके बाद रीएब्जॉर्प्शन के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, ये इंस्पेक्टर ओपन होके इसको बाहर कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद है लाइपेज। लाइपेज आपको पता है प्रेजेंट होता है पैंक्रियाटिक जूस में। तो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर कुल 3 एंजाइम है, उसमें एक आपका है पैंक्रियाटिक एमाइलेज और एक है ट्रिप्सिन और एक है लाइपेज। तो जो लाइपेज है वो एक्ट करता है फैट के ऊपर और ये इसको कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ठीक है। तो ये फैट को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। चलिए, इसके बाद एक प्रॉब्लम है आपका जो 3 मार्क्स में है, और वो प्रॉब्लम आपका ये है जिसमें दो अलग अलग पार्ट हैं। एक पार्ट है 1 मार्क्स का, एक पार्ट है 2 मार्क्स का, फिर देखो इसमें कुल 4 पार्ट हैं, मतलब हाफ ऑफ मार्क्स के होंगे। इस तरीके से आपको साइंस में लिखना बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आपको टू द पॉइंट और जल्दी जल्दी चीजों को करना है। तो इसका पहला पार्ट है, वाई इज रिस्पायरेटरी पिगमेंट नीडेड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद लार्ज बॉडी साइज। जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी साइज बहुत लार्ज होती है उसके अंदर रिस्पायरेटरी पिगमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, ऐसा वो पूछ रहा है। इसमें आपको लिखना है कि जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट हमारे होते हैं, हमारे जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट है वो जनरली क्या है, हीमोग्लोबिन, जो कि एक स्पेशल टाइप का क्या है, प्रोटीन। ठीक है। ये क्या करता है, अपने साथ O2 और CO2 को बाइंड करता है और इसका पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। अब लंग्स के थ्रू तो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, तो लंग्स तक CO2 और O2 को पूरी बॉडी से लाना और लंग्स से पूरी बॉडी तक O2 और CO2 को पहुंचाना, ये सारा काम कौन करेगा, यही रिस्पायरेटरी पिगमेंट करते हैं। इसलिए रिस्पायरेटरी पिगमेंट हर एक ऑर्गेनिज्म में बहुत जरूरी होगा फॉर द गैसियस एक्सचेंज, इसलिए आपके बॉडी के अंदर इसकी जरूरत पड़ती है। सेकेंड पार्ट है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे 4 आपके अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, जिसमें पहला है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। तो जो आपका ट्रैकिया है, इसको विंड पाइप या बोल सकते हो, उसके अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, तो इसका रीजन ये पूछ रहा है। तो जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं वो जनरली करते क्या है, यहाँ पे जो विंड पाइप होगा उसको कोलैप्स होने से रोकता है। ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये कार्टिलेज नहीं रहेगा तो आपका जो विंड पाइप होगा पहले तो इरेक्ट फॉर्म में स्ट्रेच नहीं रहेगा और दूसरा इसके कोलैप्स होने के चांस बनते हैं। तो जो ये रिंग होता है ये इसको कोलैप्स होने से बचाता है, ये इसका मेन फंक्शन है। और जब कोलैप्स होने से बचाएगा तो क्या होगा, ये हमेशा ओपन रहेगा और जो गैस होगा उसका ट्रांसपोर्ट कंटिन्यूअसली बना रहेगा। इसमें दूसरा है, लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी लंग्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है। ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, तो पहले रेजिडुअल वॉल्यूम समझ लीजिए। जब कोई फोर्सफुल्ली एक्सपायरेशन करेगा, मतलब कि मैक्सिमम एक्सपायरेशन मींस आपको लंग से मैक्सिमम एयर जो आप बाहर कर सकते हैं कर दीजिए, उसके बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर लंग्स के अंदर रह जाता है, उसी को हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। इस रेजिडुअल वॉल्यूम के दो फंक्शन है। पहला, एक जो एल्वियोली होता है उसको ये कोलैप्स से बचाता है क्योंकि कुछ एयर प्रेजेंट रहेगा उसके अंदर, तो एल्वियोली कोलैप्स नहीं होगा। दूसरा, जब एक्सपायरेशन होता है मतलब हम एयर को बाहर रिलीज कर देते हैं, तो जो कुछ एयर प्रेजेंट रहता है लंग्स के अंदर उसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज कंटिन्यू रहता है। अगर आप सारा एयर बाहर कर दोगे तो जब तक एयर फिर एंटर नहीं होगा तब तक वहां पे जो गैसेस एक्सचेंज है वो रुक जाएगा। इस गैसियस एक्सचेंज को कंटिन्यू रखने के लिए लंग्स के अंदर कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम का होना जरूरी है,
इसलिए रेजिडुअल वॉल्यूम लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका सी पार्ट है, डायफ्राम फ्लैटेंड एंड रिब्स आर लिफ्टेड अप व्हेन वी ब्रीथ इन। जब हम ब्रीथ इन करते हैं मतलब एयर को एंटर कराते हैं लंग्स के अंदर, तो उस कंडीशन में लंग्स वॉल्यूम बढ़ता है। तो इसी लंग्स वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए जो रिब्स होते हैं वो लिफ्ट हो जाते हैं अपवर्ड, और डायफ्राम हो जाता है फ्लैटेंड। ठीक है, अब यही जब एयर बाहर करना होगा मतलब कि वॉल्यूम लंग्स का डिक्रीज करना होगा, जो डायफ्राम होगा वो अपवर्ड मूव करता है जिसकी वजह से वो कर्व हो जाता है, और जो रिब्स होते हैं वो इनवर्ड मूव करेंगे, जिससे एक प्रेशर जनरेट होता है लंग्स के ऊपर, और जो एक्स्ट्रा एयर होता है वो लंग्स से बाहर चला जाता है। डी इसका है, वॉल ऑफ एल्वियोली कंटेन एन एक्सेसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। अब जो एल्वियोली होता है इसी के सरफेस के थ्रू क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप एयर को फील करते हो तो जो बॉडी से यहाँ पे ब्लड आता है, उस ब्लड के अंदर से CO2 चला जाता है लंग्स में, और जो O2 है वो इस ब्लड के अंदर आ जाएगा और फिर ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज के लिए इसकी तीन अलग अलग कंडीशंस मतलब तीन प्रॉपर्टीज आपको बताई गई होंगी, जिसमें पहला प्रॉपर्टी बताया गया है कि जो एल्वियोली है उसका सरफेस एरिया हाई होना चाहिए। दूसरा बताया गया था कि जो इसका जो मेम्ब्रेन है वो थिन होना चाहिए, क्योंकि थिन मेम्ब्रेन होगा तो गैसेस एक्सचेंज फास्ट होता है। और तीसरा जो यहाँ पे ब्लड सप्लाई है वो हाई होनी चाहिए। जब हाई ब्लड सप्लाई होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो गैसेस एक्सचेंज होती है उसकी रेट हाई रहती है और ज्यादा गैस एक्सचेंज हो जाता है। इस वजह से जो एल्वियोली होता है वहां पे नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से ज्यादा अमाउंट ऑफ जो ब्लड होगा वो लंग्स के अंदर एंटर करेगा और वहां पे गैसेस एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो ये कुल 4 प्रॉब्लम थे आपके लाइव प्रोसेस से। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे इस पेपर के कुछ और चैप्टर के प्रॉब्लम्स लेके। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।